एग्जाम्पल नंबर 30 बच्चों, नोटिंग सेगमेंट नंबर 2, नोटिंग सेगमेंट नंबर 2, नोटिंग पॉइंट्स नंबर 2। और यहां पे मैं लिख देता हूं नोटिंग सेगमेंट नंबर 2, यहां से आज हमारा स्टार्ट होता है बच्चों। ये लो जी, नंबर 2। और एग्जाम्पल नंबर 30 के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे इसका। क्वेश्चन है कि अगर बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड पड़ा हुआ हो और नीचे कुछ उससे कंसर्न एडजस्टमेंट्स हो, तो हाउ कैन वी डू दैट, कैसे उसको कर सकते हैं बच्चों। तो नोट करते जाइएगा सब बच्चे फाइल के अंदर जो प्रेजेंटेशन मैं बताऊं। फंड में 10,000 पड़े हैं बच्चों, और फर्स्ट एडिशनल के नीचे कोई क्लेम के बारे में बात ही नहीं है। ठीक है बच्चों, नीचे किसी तरह के क्लेम के बारे में कोई भी बात नहीं है। तो बेटा ये सारे पैसे ऑब्वियसली किसके हैं, पार्टनर्स के हैं ना, तो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। ये वाली बात हमने ये टॉपिक रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा है। आओ बच्चों, तो 10,000 का क्लेम, ए और बी दो पार्टनर्स थे इक्वल, so there are two partners A and B sharing profits and losses 1:1. C, a new partner is admitted for 1/5 share on the following term. के no claim on fund and fund is of ₹10. So by workman's compensation fund, so 5,000 to A and 5,000 to B. बहुत आसान है। ये हो गया एग्जाम्पल, ये हो गया नोटिंग नंबर 26। 27, अगर वो कहता है कि क्लेम जो है वो 6,000 का होता, तो बच्चों आप लोगों को पता है जर्नल एंट्री बनेगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड में 10 पड़े हैं, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम नाम से एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी 6,000 रुपए की, और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो दोनों पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, यानी कि 2A 2B कैपिटल अकाउंट। A is capital account, B is capital account in their old profit sharing ratio, that is 2,000 for A and 2,000 for B। तो इसको जब आप कैपिटल अकाउंट के अंदर जब इसको कंसीडर करेंगे तो यहां आ जाएगा बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, ठीक है ना, 2,000 रुपए ए के अकाउंट में, 2,000 रुपए बी के अकाउंट में, और क्लेम क्रिएट हो गया हमारा 6,000 रुपए का। तो वो भी पे तो किया ही नहीं है, ये तो हमने अभी क्लेम को एडमिट किया है ना, तो पेमेंट तो करी नहीं है, तो एज इट इज ये लायबिलिटी आएगी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम के नाम से। यहां पर 6,000 का हमारा क्लेम बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। ये हो गई बेटा एडजस्टमेंट 27, बहुत आसान है, दोनों रिकॉन्स्टिट्यूशन में आप ऑलरेडी कर चुके हो। अगली वाली एडजस्टमेंट भी रिकॉन्स्टिट्यूशन में आप कर चुके हो। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 12,000 का क्लेम होता है। तो बच्चों याद करो, मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड से उठाएंगे 10,000 रुपए, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम की लाइबिलिटी क्रिएट करनी है कितने की, 12,000 रुपए की। तो 2,000 रुपए हमें उठाने पड़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से, जिससे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक डेबिट बैलेंस क्रिएट होगा, जो फाइनली ए और बी के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसा भी हम पढ़ के आए कि ये 2,000 का रिवैल्यूएशन का जो लॉस है, ये 1,000 रुपया ए और 1,000 रुपया बी आपस में बांटेगा। तो इसकी जो ये तो थी जर्नल बातें, जर्नल एंट्रीज इसकी, ठीक है, ये नोट कर लेना बच्चों, जर्नल भी नोट कर लेना। और अकाउंट के अंदर जहां तक लिखने की बात है, तो मैंने बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आपके आ जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएंगे 2,000 रुपए, तो टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ठीक है ना, 2,000 रुपए। और बैलेंस शीट में इस वक्त वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम जो सेटल हो जाएगा वो हो जाएगा 12,000 का। आप कहेंगे सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा नहीं बनाया ना, वो इसलिए नहीं बनाया ना क्योंकि इसके अलावा भी तो रिवैल्यूएशन की और बहुत सारी एंट्रीज होंगी ना, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। तो इसीलिए सिर्फ मैं वो चीज दिखा रहा हूं जो रिवैल्यूएशन का ऑटोमेटिकली बैलेंस जो है वो कहां शिफ्ट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही शिफ्ट होता है। इसका मतलब इसीलिए इस जर्नल एंट्री को मैंने यहां पर आपको पोस्ट करके नहीं दिखाया,
ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है रिवैल्यूएशन के और भी डेबिट्स होंगे, कोई क्रेडिट होगा, तो फाइनल बैलेंस निकलेगा, वो फाइनल बैलेंस ही तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा ना, इसलिए मैंने इस 2000 को आपको पोस्ट करके उसके अंदर नहीं दिखाया। ये हो गया आपका एडिशनल नोटिंग नंबर 28। नोटिंग नंबर 29 बच्चों, जब बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम नाम की कोई फंड नाम की कोई चीज नहीं है, बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड नाम की कोई चीज नहीं है, हमने बनाया ही नहीं फंड, नीचे क्लेम दे रखा है, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, हम तैयार तो 1 रुपए के लिए भी नहीं थे, नीचे लाइबिलिटी दिख गई 5,000 रुपए की, तो सारा का सारा मामला क्या होगा, सारे पैसे रिवैल्यूएशन से लेने पड़ेंगे। बात को समझो आप, जब 10 के लिए हम तैयार थे और 12 की मैनेजमेंट करनी पड़ गई थी, तो 2,000 बेटा कहां से लिए थे आपने, रिवैल्यूएशन से लिए थे ना, तो अब आप 1 रुपए के लिए भी तैयार नहीं हो और 5,000 रुपए का क्लेम सेटल करना है आपको, तो पूरे 5,000 के 5,000 भी कहां से उठाने पड़ेंगे, रिवैल्यूएशन से उठाने पड़ेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में बच्चों टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 5,000 रुपए, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 5,000 रुपए, बस हो गया और क्या। बाकी रही बात सर रिवैल्यूएशन के डेबिट में 5 गए हैं तो इसका बाद में क्या होगा, बेटा ये तो जनरल सी बात है, ये 5,000 रुपए यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी इन दोनों के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेंगे, बट उस चीज को मैं करके इसलिए नहीं दिखा रहा, वही बात है क्योंकि और भी ट्रांजेक्शन होंगी जो रिवैल्यूएशन के डेबिट और क्रेडिट होनी होंगी, तो फाइनल बैलेंस जो होगा वो ए और बी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो प्रॉफिट हो या फिर वो हो लॉस, तो इसीलिए उस चीज को मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा। ये हो गया बेटा एडिशनल नंबर 29। चलिए, ये तो थी बेटे जितनी भी बातें थी, ये मान के चलो आप वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड से कंसर्न थी, और इन सभी चीजों को हमने पहले भी कर रखा है। अब बातें कर रहे हैं कुछ नई वाली एडिशनल 30, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹5,000 वाज डेबिटेड टू पी एंड। कहता है एक इंश्योरेंस प्रीमियम का 5,000 का खर्चा था बेटा, जो हमने कहां से डेबिट कर रखा था बेटा, उसको पी एंड एल से डेबिट कर रखा था, ऑफ विच 1,500 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। अब पता ये चला, अब पता ये चला कि सर जो वो 5,000 रुपए हम तो सोच के बैठे थे इंश्योरेंस प्रीमियम के, उसमें से सर खर्च तो कर दिए, 5,000 हमने सोच लिया खर्चा हो गया, उसमें से 1,500 रुपए तो कौन से ईयर को बिलोंग करते बेटा, नेक्स्ट ईयर को। यानी हम लोग खर्चा कर चुके हैं इंश्योरेंस का, लेकिन वो 1,500 रुपया प्रीपेड हो गया, एक तरह का प्रीपेड हो गया, समझ रहे हो बच्चों बात। तो इसको डील क्या करेंगे, प्रीपेड हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे और बैलेंस शीट में एसेट बनाएंगे। लिख लो एक बार, फिर लॉजिक समझाता हूं इसको। सुनो, हमने इंश्योरेंस पे खर्चा किया बेटा, ठीक है ना, हमने इंश्योरेंस पे खर्चा किया, और हमने जो इंश्योरेंस पे खर्चा किया बेटे वो किया है हमने, अगर आप देखो इसके अंदर तो हमने वो खर्चा किया है 5,000 रुपए। सबसे पहले आप बेटा सोचो कि 5,000 की एंट्री क्या बनाई होगी, हमने 5,000 की एंट्री बनाई होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री बना चुके हैं हम। बाद में पता चला कि यार इस 5,000 में से 1,500 रुपए तो हमने नेक्स्ट ईयर के करंट ईयर में पे कर दिए, नेक्स्ट ईयर के करंट ईयर में पे कर दिए। तो बेटा अगर हम नेक्स्ट ईयर का खर्चा करंट ईयर में कर लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं सर, इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो बेटा अब इसके बाद अगली एंट्री क्या बनानी पड़ेगी हमें प्रीपेड के लिए, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, एसेट बना दी मैंने, कितने की एसेट खोल दी, 1,500 रुपए की, टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500। अब आपके मन में प्रश्न आ गया सर ये इंश्योरेंस प्रीमियम किस किस लिए आपने क्रेडिट किया, बेटा जब खर्चा बढ़ता है, बढ़ा था तो आपने एक्सपेंसेस बढ़े थे, जब तो एक्सपेंसेस को क्या किया था मुझे बताओ आप, डेबिट किया था ना, एक्सपेंसेस अकाउंट्स आर डेबिटेड टू इंक्रीज। और अब जब आपको पता लग गया कि इस 5,000 में से
₹1500 का तो खर्चा असल में खर्चा है ही नहीं। तो बेटा आपके एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं वहां पे, डिक्रीज। तो जब एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं तो एक्सपेंसेस को क्या करें, उसको हम उसको उसको सर क्रेडिट करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस अकाउंट्स आर क्रेडिटेड टू डिक्रीज। और आपका जो खर्चा है ₹1500 से वो घट रहा है, क्योंकि वो खर्चा आपका करंट ईयर का आप कर दिया है आप करंट ईयर में, लेकिन वो खर्चा बिलोंग करता है नेक्स्ट ईयर को। तो करंट ईयर, फॉर करंट ईयर द एक्सपेंसेस आर रिड्यूसिंग बाय ₹1500, so that is why we have to credit it by 1500. So all over the journal entry will be prepaid insurance premium to insurance premium. मतलब one effect will be कि asset is increasing in the business and the other the expenses are reducing. तो जब एसेट बढ़ती है तो एसेट के बढ़ने को क्या किया जाता है बेटा, डेबिट। और जब एक्सपेंसेस घटते हैं तो एक्सपेंसेस के घटने को क्या किया जाता है बच्चों, क्रेडिट। तो अब जब ये एक्सपेंसेस का घटना है तो ऑल ओवर ये है क्या हमारा फायदा, ये हमारा फायदा है। और मैंने क्या बताया था, फायदे को क्या किया था बेटा, कहां पे लिखा जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो ये जो खर्चों का घटना या इनकम का बढ़ना, बच्चों बात समझना, खर्चों का घटना या इनकम का बढ़ना, बेटा बात तो एक ही है। तो उसको कहां दिखाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। और दूसरा, ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से आपकी एसेट का बैलेंस खुल गया है, एक जो एसेट खुल गई है, ये कहां जाएगी, बैलेंस शीट में। तो यही दो इफेक्ट मैंने आपको बताए हैं। ये देखो, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से ₹1500 से मैंने अपने एक्सपेंसेस को घटा लिया, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर। This amount belongs to the next year. That means if you have paid in the current year 5,000, 3,500 belongs to the current year and 1,500 rupees belongs to the next year. So this is basically the prepaid amount. So it's a reduction in the amount of expenses. So credited in the revaluation account, and assets has been considered it. So it is on the asset side also in the balance sheet. बताइए बच्चों, क्या ये 30th एडजस्टमेंट सभी को क्लियर है? बच्चों अगर सबको क्लियर है एक बार बताइए मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ूं फिर। जी बच्चों, यस सर। ठीक है, बाकी Yes, बच्चों sir. बताइए बेटा, सबको क्लियर है क्या? यस सर। ओके चलिए, ठीक है बच्चों। तो अब आ जाते हैं हम, ये हो गई डन हमारी 30। अब हम आ जाते हैं बेटा 31 पे। लो बच्चों, 31 नोटिंग पॉइंट पे आ जाए। सुनो बच्चों, 31 एडजस्टमेंट कहता है अ कंप्यूटर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2010। एक कंप्यूटर खरीदा साहब। बेटा कंप्यूटर की जो खरीद होती है, कंप्यूटर की जो खरीद होती है, खरीदते हैं जब कंप्यूटर को, नंदिनी बेटा कहां दिखाते हैं कंप्यूटर की खरीद को? हमने 50,000 कंप्यूटर खरीदा, कहां शो करेंगे इसको? सर एसेट साइड, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की एसेट साइड में। बुक वाले ने देखो कितनी बड़ी गलती कर दी, वो कहता है सर हमने तो ना 50,000 रुपए ना सर डेबिट कर दिए ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में। अरे वाह, हमने तो कंप्यूटर खरीदा, ऑफिस एक्सपेंसेस में उठा के डेबिट कर दिया। अब ऑफिस एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट खुला सर? नॉमिनल खर्चे। नॉमिनल अकाउंट सारे के सारे कहां क्लोज होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में गए होगी तो ट्रांजेक्शन। बिल्कुल सही है, ऑफिस एक्सपेंसेस हुआ, नॉमिनल खुला, नॉमिनल को आप कहां क्लोज करते हो? पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में सारे खर्चे जाते हैं। ये भी सही है। तो आपने बेटा ये 50,000 रुपए लिखने तो थे एसेट में, और लिख दिए कहां है? पी एंड एल की डेबिट साइड में। आओ बच्चों पहले इसको जरा करते हैं, इस बात को ना पहले करते हैं जरा, बिना करे तो मजा ही नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिकली सीखना है। तो उसके लिए हमें इसको अच्छी तरह पहले एक बारी समझना है कि सिचुएशन है क्या। लो बच्चों, ये है बच्चों मेरी बैलेंस शीट, ये लीजिए, ये है बेटा जी मेरी बैलेंस शीट। मुझे इस बैलेंस शीट के अंदर दिखाना था कंप्यूटर की बाइंग को 50,000 रुपीज को, ये आना चाहिए था कंप्यूटर यहां पर, ऐसे कंप्यूटर आना चाहिए था ऐसे, ठीक है ना, बैलेंस शीट में। ये तो करा नहीं हमने, कर क्या दिया सर? हमने तो सर ये व्हाइट
को डील ना करके ये येलो स्केच डील कर लिया हमने। तो क्या किया सर फिर हमने तो ना इसको ना ऑफिस एक्सपेंसेस में डेबिट किया। ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है बच्चे, फिर ऑफिस एक्सपेंसेस के सारे खर्चे कहाँ कहाँ डाल दिए होंगे, पी एंड एल में। ऑफिस एक्सपेंसेस पी एंड एल में गया होगा। हमने तो पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दिया टू ऑफिस एक्सपेंसेस 50,000 रुपए। कंप्यूटर खरीदा और ये काम कर दिया। बच्चों बताइएगा इससे करंट ईयर का प्रॉफिट हमारा घट गया होगा या बढ़ गया होगा। शगुन बेटा, इससे करंट ईयर का प्रॉफिट घट गया होगा इस गलती के होने की वजह से या बढ़ गया होगा? सर कम हो गया होगा। कम हो गया होगा, क्योंकि आपने गलती क्या करी, पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड बढ़ा ली आपने। अब डेबिट साइड बढ़ा ली तो आपने अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लिए। अब एक्सपेंसेस बढ़ा लिए तो बेटा प्रॉफिट घटा लिया, तो आपका प्रॉफिट घट गया होगा। अब इस गलती को सुधारूं अगर मैं, बच्चों इस गलती को अगर मैं सुधारूं तो सुधारूंगा कैसे? सुधारूंगा ऐसे कि सर ये हटा दो यहां से, बस ऐसे सुधरेगी गलती। एक मिनट रुको, कैसे? यहां से ऑफिस एक्सपेंसेस को हटा दो, ठीक है ना, ऑफिस एक्सपेंसेस हटा दो और बैलेंस शीट में कंप्यूटर लिख डालो ये 50,000 रुपए। गलती सुधर गई। पर जब मैं ये गलती सुधारूंगा तो पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड को कितने से कम करना पड़ेगा? 50,000 से। तो खर्चे कितने से घटाऊंगा ठीक करने के लिए? 50,000 से। तो खर्चों का घटना मतलब इनकम का बढ़ना। तो अल्टीमेटली आपकी इनकम कितने से बढ़ेगी? 50,000 से। तो उस इनकम को बढ़ाने के लिए आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट की कहां दिखाओगे? क्रेडिट साइड में। तो क्या मैं ऐसे कर दूं, बाय बाय क्या कहते हैं, कंप्यूटर, ठीक है ना, 50,000 रुपए पीएनएल से हट गए और बैलेंस शीट के अंदर मैंने कंप्यूटर को लिख डाला। कंप्यूटर कितने का? 50,000। बोलो बच्चों ऐसा ही तो करेंगे ना? बोलो बच्चों ऐसा ही तो करेंगे ना कि आप क्या करोगे, आप पीएनएल से हटाओगे तो पीएनएल से हटाओगे तो प्रॉफिट, पीएनएल से हटाओगे अगर कंप्यूटर को तो एक्सपेंसेस रिड्यूस, एक्सपेंसेस रिड्यूस तो प्रॉफिट इंक्रीज, प्रॉफिट इंक्रीज तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट तो ये आ गया सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। और दूसरा, जब आप इसको पीएनएल से हटाओगे तो बैलेंस शीट में दिखाओगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो बैलेंस शीट में ये दिखा दिया। बच्चों यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब सुनो अगली बात। वो कहता है कि हमने ये कर दिया जी, गलती सुधार ली। इज टू बी ब्रॉट इन टू द अकाउंट, कहता है अब इसको ठीक कर लो, अकाउंट के अंदर कर लिया हमने ऑन 31 मार्च आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एक बात और ध्यान रहे, हमें कंप्यूटर पर 20% का डेप्रिसिएशन भी लगाना है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आपने पीएनएल से हटा करके कंप्यूटर को बैलेंस शीट में लिख डाला, तो बैलेंस शीट में तो लिख डाला बेटे, डेप्रिसिएशन भी तो लगाना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है बेटा? बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस, और पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन आता है। यानी कि ये कंप्यूटर, खाली कंप्यूटर 50,000 का थोड़ी ना आएगा, खाली 50,000 का थोड़ी ना आएगा बेटा। रुको इसको मैं इनर कॉलम में लिख लूं, खाली ऐसे थोड़ी ना आएगा बेटे, इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? लेस डेप्रिसिएशन भी करना पड़ेगा। और 50,000 के कंप्यूटर के ऊपर कितने परसेंट डेप्रिसिएशन कह रहे हैं? 20%। 50,000 का 20% होता है वैसे तो 10,000, लेकिन कंप्यूटर की बाइंग कौन सी तारीख को हुई है बेटा? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर का मतलब है डेप्रिसिएशन कितने महीने का बनेगा? सिर्फ 6 महीने का। तो 50,000 के कंप्यूटर पे 20% के हिसाब से 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 5,000 रुपए बनेगा बेटा। तो कहने का मतलब है 5,000 रुपए की एंट्री क्या होगी कि कंप्यूटर में से 5,000 रुपए माइनस कर दो तो कंप्यूटर नेट कितने का रह जाएगा? 45,000 रुपीज का। और ये जो डेप्रिसिएशन है ये कहां आएगा? टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स, पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में, पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में। तो अब समझ में क्या आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि सर जब आप डेप्रिसिएशन पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे तो अब खर्चे बढ़ेंगे। हाँ ये भी ठीक है, खर्चे बढ़ेंगे तो बेटा प्रॉफिट घटेगा, ये भी ठीक है। प्रॉफिट घटेगा तो कहां आना चाहिए? रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में कितने पैसे आने चाहिए? 50,000 रुपए। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में यानी कि यहां टू डेप्रिसिएशन कितने पैसे आने चाहिए?
5,000 रुपए। तो बुक वाला कहता है यार 2 एंट्रियां क्यों करते हो, वो भी कंप्यूटर की है, ये भी कंप्यूटर की है, तो एक काम करो ना, एक काम करो ना, बुक वाला कहता है कि आप 50,000 माइनस यहीं से कर दो 5,000, और आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में नेट कितने पैसे दिखा दो, 45,000। क्योंकि आपका देखो, कंप्यूटर हटाएंगे जब कंप्यूटर हटाएंगे जब पी एंड एल अकाउंट से, तो प्रॉफिट बढ़ाएंगे 50 से, जब डेप्रिसिएशन दिखाएंगे तो प्रॉफिट घटाएंगे 5 से, तो 50 से बढ़ेगा, 5 से घटेगा, तो नेट 45 से ही बढ़ा के दिखा दो प्रॉफिट को। तो बुक वाले के हिसाब से हमने 45,000 रुपीज से प्रॉफिट बढ़ा के दिखा दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। एक बात, और ऐसा करते ही बैलेंस शीट के अंदर बच्चों आपका कंप्यूटर यहां से लेस करना पड़ेगा ना, डेप्रिसिएशन कितने रुपए का, 5,000 रुपए से, तो आपका कंप्यूटर कितने का हो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर बच्चों, 45। तो बड़ी स्पेशल सी एडजस्टमेंट है बेटा, बड़ी स्पेशल सी एडजस्टमेंट है, इस चैप्टर में तो शायद ही यूज हो। सेम एडजस्टमेंट आपके रिटायरमेंट वाले यानी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ये एडजस्टमेंट जो है 2-3 क्वेश्चन के अंदर यूज होगी। बताओ बच्चों, ये एडजस्टमेंट समझ में आ गई हो तो मैं अगली एडजस्टमेंट की तरफ चलूं। बताइए बच्चों, इज इट ओके? यस सर। बाकी बच्चे भी बताओ बेटा, यस सर। क्या सबको क्लियर है? बढ़ू आगे? यस सर। बढ़ू आगे? ओके, चलिए ठीक है जी। तो ये आ गया, मैं अब एडजस्टमेंट नंबर बेटा 32 पे, एडजस्टमेंट नंबर 32 बच्चों, ये लीजिए। अब इस एडजस्टमेंट में ये कुछ नई बात कर रहा है, वो कहता है सर अगर ये कंप्यूटर वाला जो मामला है, ये कंप्यूटर वाला जो मामला है, ये मान लो 1 अक्टूबर का होता 2010 का, कि वही सारी बात सेम है, वही 40,000 का कंप्यूटर बैलेंस शीट की ना लिख के आपने ऑफिस एक्सपेंसेस बना दिए, ऑफिस एक्सपेंसेस बना दिए, तो भैया वही एक्सपेंसेस बढ़ा लिए, एक्सपेंसेस बढ़ा लिए तो फिर वही प्रॉफिट घटा लिया, प्रॉफिट घटा लिया तो फिर वही ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को जो है इसको हटाना पड़ेगा, ऑफिस एक्सपेंसेस को। ऑफिस एक्सपेंसेस अगर हटा दूं तो वापस प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कहां दिखाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में। सारी बात वही है, सारी बात वही है, पर अब एक नई बात है कि ये सारा मामला जो है कंसिडरेशन में कब आया, 31 मार्च 2012 को, और स्टार्ट कब हुआ मामला ये सब, 1 अक्टूबर 2010 को। तो बेटा अब ये बात 6 महीने की नहीं है, अब ये बात 6 महीने की नहीं है, अब ये बात 1 साल और 6 महीने की है। मेरी बात समझो, 1 अक्टूबर 2010 से 31 मार्च 2011, देन 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012। अब ये बात बच्चों 1.5 ईयर की हो गई है। तो अब इस मसले को कैसे सॉल्व करोगे आप, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए मैं। अब इस मसले को कैसे सॉल्व करोगे बेटा, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की आप क्रेडिट साइड में जब इस चीज को दिखाओगे बाय कंप्यूटर्स, तो कितना दिखाओगे ठीक करने के लिए, 40,000। लेकिन जब लेस डेप्रीसिएशन करोगे बच्चे, तो पिछले वाले पॉइंट में कितने टाइम का किया था, आधे साल का, 6 महीने का, अब कितने टाइम का करेंगे बेटा, 1 ईयर एंड 6 मंथ, यानी 1.5 साल का करेंगे। और बैलेंस शीट में कंप्यूटर की कौन सी वैल्यू आएगी, डेप्रीशिएटेड वैल्यू आएगी। तो आओ बच्चों मैं बताता हूं कैसे करते हैं इसको। लो ये लो, ये बैलेंस शीट है जी। बैलेंस शीट में सबसे पहले तो कंप्यूटर को लिखो, क्योंकि पीएनएल से काटा है तो बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा तो कितने का आएगा, 40,000 का। 40,000 के ऊपर लेस डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, यानी 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक, फर्स्ट 6 मंथ 40,000 रुपए, 10%, 4,000 पूरे साल का, आधे साल का 2,000 रुपए। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आपने काटा 2,000 रुपए, चीज कितने की रहेगी बैलेंस शीट में, 38,000, 38,000 रुपए, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ये वाली वैल्यू जो 38,000 की आई है, ये कौन सी तारीख को आई है बेटा, ये वैल्यू आई है 1/4/11 को, या 31/3/11 को। मुझे इसको और 1 साल आगे लेके जाना है, और 1 साल आगे, तो एक बार फिर से लगेगा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन। और कौन से मेथड से बोल रहा है बच्चों, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से। तो 38,000 पे लगेगा, अब 40,000 पे नहीं लगेगा। अगर ओरिजिनल कॉस्ट लिखा होता यहाँ पे तो फिर 40,000 पे लगता, 4,000 रुपए पूरे साल का। अभी 38,000 पे लगेगा, 3,800 रुपए पूरे साल का।
तो कंप्यूटर बैलेंस शीट में कितने का आ जाएगा बच्चों? 38,000 माइनस 3800, ये हो गया आपका 34,200, ठीक है ना। और यहां से भी आप ऊपर भी बेटा सीधी सी बात भी कर सकते हो, यहाँ पे 34,200 ही यहाँ सीधा सीधा रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में दिखा दो, मतलब ये वाली वैल्यू दोनों सेम होंगी। मेरा कहने का मतलब ये है आपसे, मेरा कहने का मतलब बेटा ये है कि ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। जितने रुपए से आप बैलेंस शीट में एसेट को दिखाओगे उतने रुपए से ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये वाली बात भी आप माइंड में सेट कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर किसी को यहां पर करना ही है लेस डेप्रिसिएशन तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5,800 रुपीज का डेप्रिसिएशन है 1.5 ईयर का ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो तब भी आपकी जो वैल्यू आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ये कितनी आ जाएगी बेटा? 34,200 रुपीज। तो जैसे जिसको कंफर्टेबल लगे वैसे करो, बस ये बात ध्यान रखना 1.5 साल का डेप्रेशन लगा है अब 6 महीने का नहीं लगना, ठीक है ना। तो बिल्कुल पिछली वाली एडजस्टमेंट से कंसर्न एडजस्टमेंट है ये एडजस्टमेंट नंबर 32। डन बच्चों। अब आ जाती है आखिरी कुछ बातें 33, 34 और 35। ये बिल्कुल सिंपल है, हम लोग इन बातों को पहले भी कर चुके हैं, एक बार रिवाइज करा देता हूं। क्योंकि मैंने बताया हुआ बेटे कुछ 6-7 रिजर्व ऐसे होते हैं जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में होती है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बटने वाले रिजर्व्स कौन से हैं आपको लोगों को लिस्ट पता है? जर्नल रिजर्व, सिंपल रिजर्व, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फॉर कंटिंजेंसीज, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, P&L का क्रेडिट बैलेंस और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है बेटा। 6 से 7 तो मैंने बताए हुए थे ऑलरेडी इसके अंदर लिस्ट के अंदर, और जो ऐड हो गई है वो हो गई है सिंपल रिजर्व नाम का अभी ऐड हो गया है, ठीक है ना। और बस बाकी तो सारे आपको मैंने बताया। कैपिटल रिजर्व है ना। तो ये सब वो लिस्ट है बेटा जो बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड में गिवन होते हैं, जो कि बटते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ये पता है आप लोगों को, है ना। और फिर वो ये भी होते हैं एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और P&L। ये कहां बटते हैं सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। दिए कहां होते हैं बैलेंस शीट में? एसेट्स साइड के रिजर्व्स है। कहां बटेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बेटा? डेबिट साइड में। ये पता है आपको, ये भी है ना। इसमें एक और लिस्ट में बल्कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी बता रखा है मैंने आपको ना। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस सस्पेंस इज अ काइंड ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो सब P&L अकाउंट की डेबिट साइड में। और बच्चों इंपॉर्टेंट बात ये पता होना और भी ज्यादा जरूरी है कि ऐसे कौन से रिजर्व्स हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटेंगे नहीं, जिनके पीछे फंड भी लिखा होता है। जैसे प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज का पैसा है बच्चों, एम्प्लॉइज का पैसा है ना। एम्प्लॉइज ने अपनी सैलरी में से पैसा कटवा कटवा के एम्प्लॉयर को दे रखा है, और जब वो नौकरी छोड़ के जाएगा तो हमसे अपने सारे पैसे लेके जाएगा बेटा, पार्टनर से। आई मीन हमसे का मतलब है पार्टनर से अपने सारे पैसे लेके जाएगा PF के, प्रोविडेंट फंड के। तो बेटा पार्टनर्स क्यों आपस में बांट लेंगे उसके पैसे, है ना। ये तो किसी की पराई अमानत है बेटा, ये तो बिजनेस की लाइबिलिटी है। कौन सी वाली? एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो बेटा एम्प्लॉइज के पैसे हैं, हम तो बस रख के बैठे हुए, ठीक है ना। नौकरी छोड़ के जाएगा, भाई ले जाइए अपने पैसे। तो बेटा पार्टनर्स थोड़ी बांट लेंगे, तो एक तो ये नहीं बांटना प्रोविडेंट फंड। एक एम्प्लॉइज सेविंग फंड भी ऐसी ही बात है, एक ऐसा फंड जो एम्प्लॉइज की सेविंग से बना हुआ है। एक एम्प्लॉइज प्रॉफिट शेयरिंग फंड भी कुछ ऐसी ही बात है। ये सारे के सारे फंड किनके हैं बच्चे? एम्प्लॉइज के हैं। अच्छा चलो देखो, इन दोनों के तो नाम के आगे फिर भी एम्प्लॉय शब्द लिखा हुआ है, आप गलती नहीं करोगे, लेकिन प्रोविडेंट फंड के नाम के आगे एम्प्लॉइज नहीं लिखा हुआ ना, क्योंकि इसलिए बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि ये पैसे तो पार्टनर्स के हैं और फंड पीछे लिखा हुआ है तो बांट दो भाई, पार्टनर्स नहीं बांटने, ये पैसे पार्टनर्स के अंदर नहीं बांटने। तो जो फंड बटने हैं उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये जानना कि जो फंड नहीं बटने हैं तो ये बैलेंस शीट में लिखे हो तो एज इट इज आफ्टर द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर दीज फंड शिफ्टेड टुवर्ड लाइबिलिटी साइड, यानी ये लाइबिलिटी साइड ही गिवन होते हैं और लाइबिलिटी साइड में ही पड़े रहते हैं, इसको पार्टनर्स आपस में बांट नहीं सकते। तो ये बच्चों आज के कुछ और ऐसे फंड्स हैं, नोटिंग्स हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी था। और मेरी तरफ से अब सारे नोटिंग पॉइंट्स आपके बेटा, पहले वाले नोटिंग 1 और नोटिंग नंबर 2 मिला के सभी नोटिंग, सिर्फ इस चैप्टर के नहीं, सिर्फ एडमिशन के नहीं, बल्कि नेक्स्ट चैप्टर के भी सारे नोटिंग मैंने करवा दिया आपको बेटा।
दोनों चैप्टर्स के रिवैल्यूएशन अकाउंट में अब हमारी कोई भी अड़चन नहीं